हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग इसी चैप्टर के अंदर आगे के टॉपिक की ओर प्रोसीड करने वाले हैं। और आगे का टॉपिक जो है मैं कल ही बोल रखी थी आपको कि मैं आज बताने वाली हूँ आपको डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस। क्या होता है डिफरेंस दोनों के बीच में। तो डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस, ठीक है। बहुत बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, लोग समझ नहीं पाते हैं इसको, लेकिन है डिफरेंस दोनों के बीच में, ठीक है। जैसे देखिए ये जो गैस है और इधर है वेपर, ठीक है। गैस क्या होता है, गैस हमेशा आप इसको किस फॉर्म में देखोगे, आप गैस को हमेशा नेचुरल फॉर्म में पाओगे, ठीक है। जो भी गैस होता है अपने नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और वही वेपर की बात करेंगे तो ये आर्टिफिशियल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे अगर आप वाटर को बॉयल करते हो तो वाटर को बॉयल करने पे वेपर बनता है, ठीक है। जैसे कोई भी लिक्विड को आप बॉयल करते हो तब वेपर बनता है, ना कि वो पहले से ही वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और वही गैस की बात करेंगे तो गैस जो होता है वो अपने नेचुरल फॉर्म में हमेशा प्रेजेंट होता है। अगर गैस की बात करेंगे तो ये जो है रूम टेम्परेचर पे भी गैसेस फॉर्म में ही होता है। वही वेपर की बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे ये वेपर के फॉर्म में नहीं होता है। जैसे वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में। वही जब इसको टेम्परेचर देंगे हम 100 डिग्री सेल्सियस, अगर बॉयल करेंगे इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो तब ये किस में फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपर किस में है, अपने रूम टेम्परेचर पे ये अपीयर नहीं होता है, रूम टेम्परेचर पे कोई वेपर फॉर्म नहीं होता है। वही गैस जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी किस फॉर्म में है, गैसिस फॉर्म में है। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं। गैस किस फॉर्म में होता है, इट इज appeared in नेचुरल फॉर्म, नेचुरल फॉर्म में ये अपीयर होता है, ठीक है। वही वेपर क्या होता है, इट इज अपीयर्ड इन आर्टिफिशियल फॉर्म, आर्टिफिशियल फॉर्म, ये आर्टिफिशियल फॉर्म में अपीयर होता है, ठीक है। और फिर गैस की बात करेंगे तो इट, ये फर्स्ट डिफरेंस एंड दिस इज सेकेंड डिफरेंस, ओके। इट appears at रूम टेम्परेचर, ये जो है रूम टेम्परेचर पे भी हमको दिखता है, बट दिस इज, इट इज नॉट अपीयर्ड, इट इज नॉट अपीयर्ड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे अपीयर नहीं होता है, ठीक है। अब जो है अगला टॉपिक कौन सा है हमारा, इवेपोरेशन। आप जूनियर क्लास में भी क्या पढ़े हो, ये इवेपोरेशन क्या होता है। तो द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, यही पढ़े हो ना, द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। उसी को हम लोग थोड़ा ऊपर थोड़ा आगे करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट होगी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। जूनियर क्लास वाली बात छोड़कर आगे बढ़ते हैं। क्या होता है इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन क्या है, ये सरफेस फिनोमिना है। कैसे है जो हम समझाएंगे इसको। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन इट इज अ सरफेस फिनोमिना। कैसे है जो बाद में समझाएंगे हम। इट इज अ, अभी पहले लिख लो, ठीक है। आप, मैं जो भी लिखवाती हूँ, जो भी यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, उसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लोगे, ठीक है। आपका सारा नोट्स क्लियर होते तैयार होते जाएगा। इट इज अ सरफेस फिनोमिना, it is a surface phenomenon in which a liquid, in which a liquid changes into, in which a liquid changes into vapor। किसमें चेंज होता है, वेपर के फॉर्म में चेंज होता है, चेंजेज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर बिलो
इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स कौन सा बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसी को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो क्या है यहाँ पे आप देख रहे हो सरफेस फिनोमेना, ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। इट इज अ सरफेस फिनोमेना इन विच अ लिक्विड चेंजेज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, आपने जूनियर क्लास में क्या पढ़ा था, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेज इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो इट इज अ सरफेस फिनोमेना इन विच अ लिक्विड चेंजेज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, आइए बारी बारी से इसको समझते हैं क्या होता है सरफेस फिनोमेना। जैसे देखिए, आप एक बीकर में वाटर ले लिए हो, ठीक है, ये है वाटर। अब वाटर है तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे सरफेस का जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उसकी बात करेंगे, और अंदर में जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उसकी बात करेंगे। ये सब में क्या डिफरेंस है, देखिए सरफेस पे जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको देखिए आप क्या होता है। देखिए ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको ये वाटर पार्टिकल्स इधर खींच रहा है, ये जो है इधर खींच रहा है और ये जो है इधर खींच रहा है। ठीक है, वही जब हम इसकी बात करेंगे तो देखिए ये इधर से भी खींच रहा है, इसको इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, सरफेस पे जो बात किए थे इस वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो इधर से तो है, इधर से है, लेकिन ऊपर से इसका कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। तो क्या कोई भी वाटर पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट है, नहीं, बिल्कुल नहीं प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे तो कोई भी तो पार्टिकल प्रेजेंट है, क्योंकि इधर एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग्स है, तो इधर गैस का तो मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन गैस का मॉलिक्यूल्स इतना दूर दूर होता है कि उसको हम नेग्लिजिबल मानकर चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये जो सरफेस, इसका ऊपर वाला सरफेस है वाटर का, वो फ्री है। ठीक है, तो जैसे ही सराउंडिंग से वो हीट लेगा, अब रूम टेम्परेचर पे भी तो टेम्परेचर थोड़ा तो है, तो क्या होता है ये बताए हैं कि किसी भी एट एनी टेम्परेचर की जब बात किए थे इसके डेफिनेशन में ही, कोई भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होता है। तो कोई भी टेम्परेचर का मतलब क्या, यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे भी सराउंडिंग में से जो है क्या करता है, वो हीट को लेकर और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो ऊपर में प्रेजेंट है सरफेस पे, ये इवेपोरेट कर जाता है। अब जब पूरा ये सरफेस का सारा मॉलिक्यूल जब इवेपोरेट कर जाएगा तो इसके नीचे वाला का ये इवेपोरेशन होगा। ठीक है, जब ये पूरा का पूरा यहाँ से ये पूरा उड़ जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा, तो इसके नीचे जो भी प्रेजेंट होगा वो इवेपोरेट करेगा। इसी तरह से एक सरफेस का पूरा इवेपोरेट करते जाएगा और नीचे वाला सरफेस बचता जाएगा, फिर उसके साथ वही प्रोसेस होगा जो इसमें हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इवेपोरेशन क्या हो रहा है, किस पे हो रहा है, सिर्फ सरफेस पे हो रहा है। ठीक है, सरफेस पे क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका बॉन्डिंग जो है, ये जो है क्या बोलते हैं, ये जो वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है सरफेस पे, वो एक ओर से एक सरफेस पे ये फ्री है, आउटर सरफेस इसका फ्री है। ठीक है, फ्री है, इसकी वजह से अगर उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है तो आराम से वो भाग सकता है और थोड़ा हीट लेते ही वो निकल जाता है। ठीक है, इस तरह से इवेपोरेशन होता है। अब बॉइलिंग की भी बात करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस भी बात करेंगे हम, क्योंकि बॉइलिंग और ये दोनों में डिफरेंस है। इवेपोरेशन में बॉइलिंग जो है वो किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है और हर एक लिक्विड का अपना अपना स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है। सारा जो है वाटर, सारा लिक्विड जो है सबका एक ही बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, सबका स्पेसिफिक अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया इवेपोरेशन। अब जो है कौन कौन सा फैक्टर जो है इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें 3-4 फैक्टर है, जैसे एक्सपोज सरफेस एरिया है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वाइंड है। तो सबका अलग अलग, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। एक्सपोज सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो भी क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है
तो क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। वही वाइंड स्पीड की बात करेंगे, अगर तेज हवा चल रही है, ठीक है, अगर वाइंड स्पीड ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, वही कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। देखिए जो भी फैक्टर 4 हम पढ़ रहे हैं, एक्सपोज सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइंड, इसमें क्या है, सब में क्या है, एक्सपोज सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। वाइंड स्पीड ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। यानी कि ऊपर जो 3 हम लोग पढ़े हैं उसमें सब जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ह्यूमिडिटी के केस में ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो फैक्टर का नाम ये देख लेते हैं, एक्सपोज सरफेस एरिया, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। ठीक है, एक्सप्लेन करते जाते हैं इसको। एक्सपोज सरफेस एरिया ये क्या होता है, देखिए पिछला जो भी डायग्राम हमने बनाया था उसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लिए हो, मैं समझती हूँ कि आप लिख लिए होंगे। और जो भी मैं लिखूंगी अगर मैं मिटाते जाती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दो, आप भी मिटा दो, इसका मतलब ये नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके जो भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आप उसको वीडियो को पॉज करके लिख लोगे। ठीक है, एक्सपोज सरफेस एरिया, तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन, the rate of evaporation is directly proportional to exposed surface area, exposed surface area। जैसे एक एग्जांपल से आप देख लो, आप पानी ले रहे हो किसमें, एक ग्लास में, ये दिस इज ग्लास यू नो, एंड दिस इज बॉल या प्लेट, एक प्लेट में आप पानी लिए हो। अब जो है आप देख रहे हो कि इसमें कितना है, मोर एक्सपोज सरफेस एरिया है, मोर एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, इसमें एक्सपोज सरफेस एरिया ज़्यादा है। वही इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या है, लेस है, कम सरफेस एरिया इसमें क्या है, एक्सपोज है, तो इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, मोर होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन शॉर्ट में लिखे हैं, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा, इंक्रीज करेगा। और वही इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपोज सरफेस एरिया इसमें कम है। सेकेंड फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। अगर देखिए टेम्परेचर की बात करते हैं तो अगर गर्मी की मौसम की बात करते हैं तो आप सिंपली आप देख लो कि कपड़ा पसारते हो, कपड़ा डालते हो सूखने के लिए। ठीक है, तो गर्मी के दिन में आपको धूप में डालने की जरूरत नहीं होती है कपड़ा। ठीक है, आप अगर रूम में भी छोड़ दोगे तो कपड़ा जल्द ही सूख जाएगी, मतलब उतना तो नहीं जल्द सूखेगा, आप धूप में डाल दोगे तो जल्दी सूखेगा, लेकिन रूम में भी आपका कपड़ा सूख जाता है। ठीक है, वही अगर हम ठंडी की बात करें, ठंडी की मौसम की बात करेंगे तो एक दिन में तो सवाल ही नहीं कि कपड़ा आपका सूख जाएगा। तो टेम्परेचर क्या है, गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा है और ठंड के मौसम में टेम्परेचर कम है। तो गर्मी के मौसम में आपका रूम में भी कपड़ा आपका सूख जा रहा है, लेकिन ठंड के मौसम में रूम में कपड़ा सूखना मुश्किल है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझिए कि कैसे टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को। सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर, दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ evaporation is directly proportional to temperature। ठीक है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो इन शॉर्ट यू कैन से
रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे आप लिख लो। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। वाइंड स्पीड की बात करेंगे थर्ड में हम। वाइंड स्पीड, ये भी क्या है, द रेट ऑफ evaporation, the rate of evaporation is directly proportional to क्या, वाइंड स्पीड। वाइंड स्पीड जितना ज़्यादा होगा कपड़ा उतना जल्दी सूखेगा, यानी कि इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अगर वाइंड स्पीड कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाइंड स्पीड। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए होंगे। एंड फोर्थ फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, जानते होंगे आप, जूनियर क्लास में ही पढ़े होंगे। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी क्या होता है, पहले ह्यूमिडिटी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। फैक्टर डाल दो, ह्यूमिडिटी ऐसे आप जानते हो, लेकिन फिर भी इसको डिफाइन कर लो। ह्यूमिडिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। जितना अमाउंट ऑफ क्या है, मॉइस्चर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वही उसका क्या हो जाता है, ह्यूमिडिटी हो जाता है। प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को देख लो। अगर एटमॉस्फेयर में कोई वाटर वेपर, कोई मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है तो एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्या है, ड्राई है। ठीक है, तो जो भी वाटर इधर से इवेपोरेट करके जाएगा, यहाँ पे वाटर बॉडी से जो भी वाटर इवेपोरेट करके गया एटमॉस्फेयर में आराम से चला जाएगा। ठीक है, एकदम जल्दी जाएगा, यानी कि इसका रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और वही अगर ऑलरेडी इसमें वाटर प्रेजेंट है, अगर ऑलरेडी यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है तो इसका रेट क्या होगा। मान लीजिए कि देखिए, अगर हम एक रूम की बात करेंगे, अगर उस रूम में कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, कोई व्यक्ति उसमें नहीं है तो आप उसमें आराम से एंटर कहीं भी कर जा सकते हो। ठीक है, कितना भी स्पीड से जाओगे आप एंटर कर जाओगे। वही जब ऑलरेडी उसमें गैदरिंग है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो आप उतना स्पीडली जाओगे, किसी में टक्कर मार दोगे। ठीक है, तो आप उतना स्पीडली नहीं जा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं। तो आपको सोच समझ के जाना होगा, धीरे धीरे जाना होगा। ठीक है, ताकि किसी में टक्कर ना हो, लात जूता ना खा जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ लो कि ये ह्यूमिडिटी जो है कैसे अफेक्ट करता है हमारे रेट ऑफ इवेपोरेशन को। तो ये लिख लोगे, द रेट ऑफ evaporation is inversely proportional to humidity। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब जो है वो इवेपोरेशन हो गया। अब जो ये बात किए थे कि दोनों के बीच में डिफरेंस हम कर लेंगे, ये क्या होता है बॉयलिंग और क्या होता है इवेपोरेशन, तो दोनों के बीच में डिफरेंस भी कर ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो आगे की टॉपिक की ओर प्रोसीड करेंगे हम लोग। देखिए, डिफरेंस बिटवीन क्या पढ़ना है हम लोग को, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन।
इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच में डिफरेंस। ये मान लो क्या है, बॉइलिंग, इवेपोरेशन। क्या पढ़े हैं हम लोग इवेपोरेशन के बारे में? क्या पढ़े हैं? ये क्या है, सरफेस फिनोमिना है। और वही बॉइलिंग क्या होता है, ये बल्क फिनोमिना होता है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना वाइल बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क का मतलब क्या होता है, अगर देखिए आप वाटर लिए हो और वाटर को आप बॉयल कर रहे हो, यहाँ से इसको हीट दे रहे हो, तो वाटर जब बॉयल होगा तो वो ऐसा नहीं कि बस सिर्फ सरफेस का जो वाटर है वो बॉयल करेगा, पूरा जितना भी वाटर आप लिए हो, ठीक है, सबका टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है, सबका टेम्परेचर। और यहाँ से बॉइलिंग जो है वो सारे वाटर बॉडी जो है बॉइलिंग में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। वही इवेपोरेशन की बात करेंगे तो इवेपोरेशन में जो है बस जो सरफेस का जो पार्टिकल्स है वही पार्टिसिपेट करता है इवेपोरेशन में, बाकी पार्टिकल्स जो है उसका पे इवेपोरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। वही बॉइलिंग की बात करेंगे तो सारे के सारे वाटर पार्टिकल्स या सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बॉइलिंग में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो है बल्क, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि बॉइलिंग क्या है, बल्क फिनोमिना। बस सिर्फ सरफेस नहीं, बस एक सरफेस की बात नहीं करेंगे, ये पूरा का पूरा क्या है, बल्क जो है वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, बॉयल होता है। तो इट इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क का मतलब समझ गए होंगे कि बस एक पार्टिकल नहीं, यानी कि बस सरफेस का पार्टिकल नहीं पार्टिसिपेट करेगा, सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल जो भी है, जितना भी हम वाटर मॉलिक्यूल्स, जितना भी वाटर हम लिए हैं, तो उसका जो है एक पार्टिकल जो है, एक भी पार्टिकल्स ऐसा नहीं होगा कि बॉयल करने में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सारा का सारा पार्टिकल जो है एक बार बॉयल करेगा, ठीक है। इट इज अ बल्क फिनोमिना, phenomenon, while evaporation is, it is a surface phenomena, surface phenomenon, ये surface phenomenon है। और ये क्या होता है, it occurs at a particular temperature, पार्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि वाटर बॉइलिंग कब होता है, अब एक खास टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। जैसे वाटर जो है, वाटर बॉयल कब करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। उसी तरह से क्या है, इवेपोरेशन क्या है, इट अकर्स एट एनी टेम्परेचर। अभी बताए कोई भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होगा, बशर्ते कि क्या होना चाहिए, ये रेट जो है इसका बस वेरी करेगा, कम टेम्परेचर है तो कम होगा, ज़्यादा टेम्परेचर है तो ज़्यादा होगा। अब देखिए ये हम बाद में पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन कॉजेस, बस अगला जो टॉपिक है उसमें हम इसकी बात करेंगे। इट कॉजेस कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट ये कॉज करता है इवेपोरेशन। वही इट डज नॉट कॉज कूलिंग इफेक्ट, ये जो है कूलिंग इफेक्ट कॉज नहीं करता है, वही इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है, ठीक है। तो अगला हम जो टॉपिक है हमारा वो क्या है कि हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ठीक है, ये जो है हम बाद में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।